हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो आ जाओ भाई, सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी लोग आ जाएंगे और एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है। बताइए भाई, सभी लोग बता दें फटाफट से। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास है, जिसमें कि हम यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, कितने करेंगे? टॉप 50। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दो भाई। ठीक है भाई, एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है भाई, कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। चलो भाई, तो सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट किया जाए। शेयर कर दिया सभी ने? सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? बताइए भाई, सभी लोग बता दें फटाफट। बताओ भाई। तो इससे पहले हमने लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, और 36 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन हो गए थे, 36 से आज हम स्टार्ट करेंगे। लगभग कि 45 हो चुके थे कि भाई 35 हो चुके थे, 35 से आगे चलेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो शेयर कर दो सभी लोग, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए भाई, तो सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया, इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है। बी दिया गया, इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। सी दिया गया, इनके प्रयोग से शिक्षण एवं मूल्यांकन में गतिशीलता बनी रहती है। और डी दिया गया है, इसके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक दुर्बलताओं का पता लगाया जा सकता है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दें। बताइए भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? बताओ, सभी लोग बता दें। तो जो लोग यहाँ पर बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी वाले बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? बताओ भाई। एक छात्र का चुनाव है, परिकल्पना करना है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण है, या फिर समस्या का निर्धारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। 37 के लिए बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? तो भाई 37 का जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहे हैं, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 37 का। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। बताओ भाई किसका है? रॉश का है, स्किनर का है, गुड का है, या फिर सिप्सकन का है? सभी लोग बताएं 38 का क्या हो जाएगा? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 38, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? बताओ भाई। वाचन नहीं है, लेखन नहीं है, या फिर अंकगणित नहीं है, या फिर निरीक्षण नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताएं सभी लोग क्या होगा? तो याद रखिएगा, 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाचन। क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो वाचन नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था? तावा ने, कॉलियर तथा लुबिन ने, या फिर राइट स्टोन ने, या फिर रॉबिन्सन। बताओ भाई क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दें 40 के लिए। बताइए भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? फटाफट से बताओ। तो 40 का जो लोग वी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्या हो जाएगा? कॉलियर तथा लुबिन ने किया था। किसने किया था? कॉलियर तथा लुबिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है भाई। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम दिया था तो किसने दिया था शब्द? ये शब्द दिया था कॉलियर तथा लुबिन ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए बता दो सही आंसर क्या होगा, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं फटाफट, बताइए। तो 41 का याद रखिएगा, सही आंसर होगा सीखने का तरीका। क्या हो जाएगा? सीखने का तरीका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न दिया गया, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु या उपरोक्त सभी। बताओ भाई 42 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए बताएंगे सभी लोग सही आंसर क्या होगा। तो 42 का जो लोग यहाँ पर डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 42 का आपका डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया जिन्होंने डी किया है। चलो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अनिश्चित रूप से या फिर निश्चित रूप से। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा, बताइए फटाफट। सभी लोग आंसर करेंगे और एक बार शेयर कर दो भाई, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दो। ठीक है, कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है भाई, है ना शेयर करने में आपके पैसे लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 43 का जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष रूप से, वो बिल्कुल सही है। क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, कहा है, किसने कहा है? हॉकिंस ने कहा है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने कहा है, स्टीफन एम कोरे ने कहा है या गांधी ने कहा है। बताओ भाई किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है क्या, या हॉकिंस ने, या डब्ल्यू वेस्ट ने, या फिर स्टीफन ने, कोरे ने? बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट से आंसर करो क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टीफन एम कोरे ने किया था। ठीक है, किसने कहा था ये, सॉरी किया था कह दिया। क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, ये बात कही थी स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से शिक्षा का नूतन आयाम का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? बताओ भाई। सतत शिक्षा, अध्यापकों का वेतनमान का पुनर्निर्माण या जनसंख्या शिक्षा या फिर पर्यावरण शिक्षा। बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए बता दो भाई, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा। तो 45 का जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अध्यापकों का वेतनमान का पुनर्निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है? बताओ भाई कौन सी नई नहीं है। क्या वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, सामाजिक प्रवृत्ति है या आशावादी प्रवृत्ति है? सभी लोग बताएं 46 का क्या हो जाएगा, बताओ, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, सभी लोग 46 के लिए आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा आशावादी प्रवृत्ति जो है वो नई प्रवृत्ति नहीं है, बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। कैसी है? पुरानी प्रवृत्ति है। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया, नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। यह वाक्य किसने लिखा है? बताओ भाई। बर्नेट ने, रोजर्स ने, योगेंद्र जीत ने या राम नेहोर सिंह ने? बताएं सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताओ भाई, सभी लोग बता दें 47 का क्या होगा, फटाफट से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 47 का। तो जो लोग यहाँ पर योगेंद्र जीत बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपके
बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। नवाचार यह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे। यह कथन है किसका है? रोजर्स का है, वर्नेट HG का है, या रोगर्स EM का है, या फिर माइलेक्स का है? सभी लोग बताएं 48 का क्या हो जाएगा, बताओ भाई, सभी लोग बता दो भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का, बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए बताइए। तो 48 का जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, रोजर्स यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजर्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषता है जिसे नया समझा जाता है? प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न है, या उपरोक्त सभी? 49 के लिए बताओ भाई, सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका पता है, सभी लोग ऑप्शन कर देंगे, क्यों कर देंगे? क्योंकि सरकारी ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 50। नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है? किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आगे आने वाले नवाचारों में भी किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है MB माइल्स, बी दिया गया EM रोजर्स, सी दिया गया है HG बार्नेट, और डी दिया गया राम निहारे सिंह। बताओ क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा, बताइए भाई। प्रश्न नंबर 50 के लिए बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 का जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न नंबर 51 दिया गया है। शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं कौन कौन से? शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग, शोध पत्रिकाएं, या उक्त सभी? बताओ 51 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई, बताइए फटाफट। 51 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो याद रखिएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग, शोध पत्रिकाएं, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 52। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्न में से कौन है? बताओ भाई। फ्रीमैन है, गिलफोर्ड हैं, क्रॉनबेक हैं, या अनस्तिसी हैं? बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, सही आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है? अनस्तिसी हैं। कौन है? अनस्तिसी हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, दिया गया है शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की एक परिभाषा को निम्न में से किसने दिया है? बताओ भाई। ऑप्शन ए दिया गया है टोरगर्सन एडम्स ने, या फिर डांडेकर ने, या फिर JW राइट स्टोन ने, या फिर ब्रैडफील्ड ने? सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, बताओ बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बता दें। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डांडेकर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, 53 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, कह रहा है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को दिया है, किसने दिया है? राधाकृष्णन आयोग ने, नई शिक्षा प्रणाली 1986 ने,
या कोठारी आयोग ने, या फिर शिक्षा की कार्य योजना 1992। सभी लोग बता दें, और इसका मुझे पता है सभी लोग आंसर सही करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पहले से टिक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कोठारी आयोग ने दिया। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, या फिर व्यवहारिक परिवर्तन। बताओ क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बता दो सभी लोग, सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ भाई। तो 55 का याद रखना, सही आंसर हो जाएगा छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट गिलेसर, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, या फिर गोललुंड। बताओ भाई क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करेंगे। 56 क्वेश्चन का आंसर कर दो, सही आंसर क्या होगा बताओ, मैं सभी लोग बता दें। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट गिलेसर। जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है। रॉबर्ट गिलेसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निष्कर्ष यहाँ पर होगा निकष संदर्भ मापन, या फिर मानक संदर्भ मापन, या फिर निरपेक्ष मापन, या फिर इफसेटिव मापन। सभी लोग बताओ 57 का क्या होगा, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा मानक संदर्भित मापन। ऑप्शन नंबर बी जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला है, जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिमान संदर्भित परीक्षण कहते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण कहते हैं, या फिर निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहते हैं, या मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 58 का आंसर करेंगे सभी लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है बताओ भाई। अभिसंधान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए सभी लोग आंसर कर दें, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। 59 के लिए बताएंगे सही क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रक्षेपण। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया ज्ञान, बी दिया गया अनुप्रयोग, सी दिया गया विश्लेषण, और डी दिया गया चरित्रीकरण। बताओ क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करें सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। तो जो लोग यहाँ पर डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, चरित्रीकरण यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है भाई, क्या होगा? चरित्रीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, कह रहा है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है, क्या होता है बताओ।
ऑप्शन ए दिया गया किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना। बी दिया गया छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना। सी दिया गया किसी विषय में छात्रों के ज्ञान व कुशलता का मापन करना। डी दिया गया छात्र के किसी विषय में विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाले बीजभूत योग्यता का मापन करना। बताओ 61 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई, फटाफट से आंसर करो। 61 का क्या होगा बताओ। तो याद रखना, निदानात्मक परीक्षण का प्रमुख प्रयोजन जो होता है वो होता है किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरी का पता लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान यानी कि पदक्रम नहीं है? परीक्षण का प्रशासन करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप से जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना। बताओ 62 का क्या होगा, बताएं भाई, बताइए भाई। 62 के लिए बता दें सभी लोग, सही आंसर क्या होगा बताओ। तो 62 का जो लोग बता रहे हैं परीक्षण का प्रशासन करना, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, अच्छा 63 नंबर पर चलते हैं, है ना। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है विश्वसनीयता, बी दिया गया वैधता, सी दिया गया संक्षिप्तता और डी दिया गया वस्तुनिष्ठता। बताइए भाई, सभी लोग बता दें 63 का क्या हो जाएगा बताओ भाई। 63 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करो। तो याद रखिएगा, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, संक्षिप्तता यहाँ पर बिल्कुल सही हो। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है अच्छे परीक्षण की? तो संक्षिप्तता नहीं है। ठीक है भाई, अगला दिया गया, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है, वह परीक्षण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता, प्रमाणिक, वैध या फिर वस्तुनिष्ठ। बताओ 64 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दो भाई। 64 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा वैध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह परीक्षण को वैध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कोई परीक्षण उस सीमा का तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया है? बताओ भाई। गिलफोर्ड ने, एम वर्मा ने, फ्रीमैन ने या फिर कॉनवेक ने। बताओ क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा, सभी लोग बता दो, बताइए। 65 का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो आगे दिया गया है, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। इस परिभाषा को दिया है, किसने दिया है? गिलफोर्ड ने, फ्रीमैन ने, अनस्तिसी ने या फिर क्रॉनवॉच ने। बताओ क्या हो जाएगा 66 के लिए, बताओ, बताएं भाई। 66 के लिए बता दो सभी लोग, क्या होगा भाई। तो जो लोग बता रहे हैं गिलफोर्ड ने दिया है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो
अगला प्रश्न दिया गया है, परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपाय उपयुक्त है, बताओ भाई। यहाँ पर क्या लिखा है, उपाय लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, मानकीकरण में वृद्धि करना, पदों की संख्या में वृद्धि करना, परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना या उपरोक्त शब्द। बताओ 67 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। 67 के लिए बताओ भाई फटाफट से, सही आंसर क्या होगा। तो जो लोग यहाँ पर डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है भाई। चल, अगला दिया गया, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर यह निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, बताओ भाई। क्रॉनबेक ने, वेस्ट ने, पिल्लई ने या फिर इविल ने। सभी लोग बताएं क्या होगा 68 के लिए, बताइए, बताओ भाई 68 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई। तो 68 का जो लोग कह रहे हैं क्रॉनबेक, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है भाई। क्या होगा, क्रॉनबेक बिल्कुल सही हो जाए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 69 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण है, बताओ भाई। टीएटी है, विनय साइमन परीक्षण है, एमएमपीआई है या फिर बीपीआई है, बताओ भाई। सभी लोग बताओ 69 का क्या होगा, बताएं भाई, फटाफट से बता दो। तो याद रखना, विनय साइमन परीक्षण एक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। मानसिक बुद्धि अपॉन वास्तविक आयु है ना, ये सब वाला है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, बुद्धि का मापन करने वाले विनय साइमन परीक्षण का निर्माण किया गया था, कब किया गया था, 1906 में, 1900 में या फिर 1905 में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए बता दो सभी लोग, सही आंसर क्या होगा। तो 70 का जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 1905 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, 1905 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो, अगला दिया गया है, बुद्धि मापन हेतु स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का निर्माण किया गया था, सन 1908 में, 1916 में, 1911 में या 1905 में। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 71 का बता दें सभी लोग, सही आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाए, बताओ भाई। तो 71 का जो लोग कह रहे हैं 1908, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी वीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, टर्मन मोरिल परीक्षण या फिर बैचलर बुद्धि परीक्षण, बताएं भाई। 72 के लिए आंसर करो भाई सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाए, बताइए, फटाफट से बता दें सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। तो 72 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आर्मी अल्फा परीक्षण, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, अगला दिया गया है, थॉर्नडाइक ने निम्न में से किस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या कोई भी नहीं,
बताओ 73 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 73 का सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। क्या होगा, बहुकारक सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला दिया गया है, एक 10 वर्ष का लड़का 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसका बुद्धि यानी कि बुद्धि लब्धि या फिर कहें IQ लेवल कितना होगा, 120 होगा, 100 होगा, या फिर 125 या फिर 80, सभी लोग बता दें। चलो भाई बता दो फटाफट से, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, तो याद रखना 120 होगा, कितना होगा, 120 हो जाएगा, है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है निरपेक्ष मान में, सापेक्ष मान में, प्रत्यक्ष मान में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बता दो 75 का क्या होगा, बताइए भाई। सभी लोग बताएं 75 का क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करो। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन बी कर रहे हैं, सापेक्ष मान बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, सापेक्ष मान यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कहता है 90 तथा 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति किस बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि। बताओ क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 76 के लिए बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या होगा, बताइए भाई। तो 76 का आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे दिया गया अगला प्रश्न कह रहा है, विनय साइमन एवं टर्मन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण किस श्रेणी में आता है। बताओ भाई, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, द्विपक्षीय परीक्षण, या फिर किसी में भी नहीं। बताओ भाई क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ 77 का क्या होगा। बताइए भाई 77 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। तो सही हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 77 का ए। ठीक है भाई, चल अगला है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। बताओ भाई, TAT परीक्षण, रोसा का इंक ब्लास्ट टेस्ट, या फिर शब्द सहचर परीक्षण, या फिर कैटिल का 16 PF। बताओ 78 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा, 78 के लिए बता दें भाई। तो 78 का जो लोग बता रहे हैं कौटिल का 16 PF परीक्षण, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा, या फिर उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, या विश्वसनीयता। बताओ 79 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, बताइए भाई 79 का क्या होगा, सभी लोग बता दें, बताओ फटाफट। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। क्या होगा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का
दोष है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई दिया गया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा दी है किसने? ग्रीन ने की है, ली की है, क्रॉनबेक की है, या फिर क्विलिन तथा हन्ना की। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा क्रॉनबेक की है। किसकी है? क्रॉनबेक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो भाई हमने टॉप 50 तो नहीं किए, लेकिन 45 क्वेश्चन ज़रूर कर लिए हैं भाई, है ना। और अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे भाई। इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आप सभी से अगले क्लास में मिलते हैं। हमने 36 मिनट में 45 क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो सभी लोग आ जाया करो, एग्ज़ाम आपके पास में आ गए हैं। ठीक है भाई, अच्छे से कर लिया करो भाई क्लास को, है ना। तो चला जाए फिर। चलो चले मितवा हम ऊंची नीची राहों में। भाई कल हम गए थे फरकाबाद घूमने, आप लोग कोई मिले ही नहीं हमें जो फरकाबादी है ना। जबकि पता भी था सभी को कि हम कल हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो भी फरकाबाद में। आप कोई नहीं मिले हमें, बड़ी शिकायत है आप लोगों से, कोई नहीं आया हमसे मिलने। क्यों भाई? बहुत गलत बात है ये तो। मन नहीं करता है क्या कि मैम से मिला जाए? चलिए, तो कोई बात नहीं। चलो भाई, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। ठीक है, चलो भाई, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, है ना। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली क्लास में। और हमको याद रखा करो 8 याम, है ना। हमको ना रखो तो कम से कम श्याम को तो याद रखो। ठीक है, बाकी आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में, नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को भाई मेरी तरफ से राधे राधे और राम राम। ठीक है, चलिए भाई, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। ठीक है, सब कुछ एक साथ में आप सभी को, है ना। चलिए भाई, तब तक एक और आपकी भाषा में भाई सभी को बाय बाय। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।